दूसरी बात, जो अयोध्या में संतों की एक महारैली करने जा रहे थे, उस पर भी रोक लगा दी गई। क्या है कि देश की मालिक जनता है। जब जैसे आपने कहा, गेंद अब किसानों के पाले में डाल दी गई है। जैसे ही गेंद जनता के पाले में पहुंचती है, किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की बुनियाद हैं, किसान इस देश की रीढ़ हैं। आप समझ लीजिए कि अगर बॉल किसानों के हाथ में आ गई, मतलब जिस बात को किसानों ने संभाल लिया, जिस किसी भी घटनाक्रम को, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे कोई क्रांति हो, चाहे कोई और कोई राजनीतिक विचारधारा हो, अगर वो किसानों ने, जिसको किसानों का संरक्षण अगर उन्हें मिल गया, समझ लीजिए इस देश तो की पहलवानों के आंदोलन में किसानों का क्या काम था? क्या आंदोलन तो क्या ये पहलवानों का था। अच्छा, मैं तो समझता नहीं, इस तरह की बुद्धि मेरी है नहीं कि मैं इस बात को कह सकूं कि ये आंदोलन किसान या आंदोलन पहलवानों का था। एक बेटी के ऊपर कहीं अत्याचार हो तो वो पहलवानी से क्या संबंध रहा उसका, आप मुझे बताइए। तो ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि वो गए थे अपने मेडल को गंगा में अर्पित करने, तो टिकैत के हाथ में दे के चली आई। चूंकि ये बात समझाने के उन बच्चों में, उन लोगों में तैश में आकर, उत्तेजना में आकर, ये एक निराशा के भंवर में आने के बाद ये निर्णय लिया था कि उन इससे अच्छा है, एक समय वे देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे थे, इस देश के सेलिब्रिटीज थे, इस देश की महान रत्न थे, इस देश के रत्न थे वो, जिसके साथ में प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति हो रही थी। आज वो लोग इतने निराश हो गए कि उन्होंने अपने मेडल को गंगा में बहाना ठीक समझा। ये इसलिए था, बहुत बड़ी निराशा का प्रतीक था। तो लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, उनके ही बुजुर्ग लोगों ने, देश के बुजुर्ग लोगों ने उनको समझाया कि ये देश का सम्मान है, ये मेडल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये इसमें देश का सम्मान इनसे जुड़ा हुआ है। ये समस्या जो है, हल करने का तरीका भी ये नहीं है, एक तरह से ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। एक तरह से लोगों को मेडल फेंक देना या कोई आत्महत्या कर लेना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। बहादुरी इस बात की है, जिन लोगों ने दुनिया के सामने, दुनिया के पहलवानों को हराने के बाद देश के लिए मेडल जीता, उनकी क्षमता इतनी जरूर है कि वे ऐसे घटिया लोगों को के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्हें नेस्तनाबूद करेंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। जो महापंचायतों का दौर चल रहा है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा मैं अनुभव कर सकता हूं। अभी तक ये बात को, हर आदमी इस बात को नहीं कहेगा, थोड़ा थोड़ा ये असर अब जो है सरकार के ऊपर ये दबाव दिखने में नजर आ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक ये बात पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और विश्व कुश्ती संघ भी है, ओलंपिक एसोसिएशन भी है, दोनों ने ही ये बात कही है कि आगे आने वाले समय में भारत को, हो सकता है कि भारत के झंडे के तले उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना ना दिया जाए। इसीलिए अब जो है सरकार को भी थोड़ी सी जागृति हो, सरकार में भी थोड़ी जागरूकता आने लगी है। मतलब ये सरकार तो केवल वोट की राजनीति समझती है, उसे मान अपमान से, बेटियों के, नारियों के अपमान से उसे कुछ लेना देना नहीं है। अब आने वाले समय, बेटियों के अपमान से, तो यही सरकार तो है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे दिया करती थी। बातें करना और उसे क्रियान्वित करना दो अलग अलग बातें हैं। इनके किसी भी एक्शन में, मतलब क्रियान्वयन की दृष्टि से अगर देखें तो कहीं भी ये काम कर, जो बोलते हैं वो करते हुए नजर नहीं आते। आज तो देश की हालत ये हो गई है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बताइए आप क्या हालत हो गई है। क्या नाम था वो विधायक का, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, और भी तरह तरह के नाम इस तरह के बार बार आते रहते हैं, जो कि बड़े ऊंचे ओहदे पर होते हुए, सरकार के नुमाइंदे होते हुए इन्होंने अत्याचार किए। और उसके बाद सवाल इस बात का नहीं है, देखिए अपराध होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। अपराधियों पर पहले कार्रवाई होती थी। अब ये सरकार की कमी सिर्फ ये है कि ये अपराधियों के सुरक्षा के लिए अपराधियों के बैकिंग करती हुई नजर आती है, ये अपराधियों को बचाने की नजर आती है। सिर्फ कमी ये है, इनकाउंटर कर देते हैं, अपराधियों का इनकाउंटर भी होता है इस पार्टी में। हाँ, ये बात भी आपने की है, ये बात भी आपने ठीक कही है कि अपराधियों के एनकाउंटर करते हैं, परंतु वो अपराधी इनकी पार्टी का ना हो, इनके समर्थक ना हो, तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा। अगर इनकी पार्टी का अपराधी, हम यही तो बात कह रहे हैं कि सरकार जो है उन अपराधियों को बचाती हुई नजर आती है
जो इनकी पार्टी का लेवल लगा हुआ है जिनके ऊपर, और जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनका एनकाउंटर करने में इसे कोई देर नहीं लगती। अरे कह तो दिया ब्रिजभूषण सिंह मीटिंग, पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे अयोध्या में, जो संतों की रैली करने जा रहे थे तो रोक तो लगा दी। नहीं, रोक देखिए, मीटिंग पर तो किसी भी रैली पर मीटिंग पर रोक लगाना सरकार का काम नहीं है वो। ये तो इन्होंने जनता के भारी दबाव को देखते हुए, भारी आक्रोश को, भारी रोष को देखते हुए इनकी मजबूरी है कि पीछे हटना पसंद किया है। ये केवल ये उसकी मिसाल है ये, और बड़े दुर्भाग्य की बात है। समय देखिए आप कैसा समय आ गया है। अब तो आज हमारे 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर तकरीबन 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर बैठी हुई थी, उसके बाद उठाया गया। अब क्या लगता है लड़ाई कब तक चलेगी और कब गिरफ्तारी होगी? अब क्या कहें, देश में ऐसा ढंग हो गया है देश का, कैसे कैसे ढंग देश के। अजय बिष्ट योगी कहलाते, चिमयानंद से संत, मोदी खुद को फकीर कहें, और राजू भाई महंत, तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। अब तो पूरी छूट मिली हुई है, एक बार पता ही नहीं लगता कि कौन संत है, कौन महात्मा है, कौन अपराधी है, पता नहीं कौन किस वेश में, कौन राजनीति कर रहा है। संतों का सम्मान भी तो यही पार्टी करती है। पार्लियामेंट में आपने देखा नहीं कितने संतों को सम्मान मिला है। हाँ, पार्लियामेंट में जो जगह है, पार्लियामेंट में जहाँ नहीं जाना चाहिए जिनको, वो राजनीतिक अड्डा है। हम अगर कहें तो इस बात को, अगर दूसरा कोई पार्टी वाला कह दे तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। संत महात्माओं को भी राजनीति नहीं, वो मंदिर में अच्छे लगते हैं, आश्रमों में अच्छे लगते हैं, ध्यान के केंद्र में अच्छे लगते हैं, और तपस्वी का स्थान तपस्या केंद्र है, वहाँ अच्छे लगते हैं। भाई राजनीति का केंद्र है संसद, वहाँ उनको, वहाँ जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, वहाँ उनको लेके जा रहे हैं। ये केवल दिखावा करते हैं। वास्तव में ये हिंदू धर्म का, इस समय हिंदू धर्म अपने पतन की दिशा में आगे जा रहा है। मैं आज देश में 2 तरह की विचारधाराएं हिंदू धर्म के अंदर, एक तो वो जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म, दूसरा वो जो आम जनता, आम हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो उस तरह के हैं। हिंदू धर्म में बात ही पहले होता था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। अब ये होता है आम हिंदू में। भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, जिनके परिवार में खाने को रोटी नहीं है, तो वो जाके पहले बचपन में ही सन्यासी बन जाते हैं। मतलब सबसे पहले सन्यास, उसके बाद फिर आते हैं राजनीति में, फिर जाके शासन सत्ता संभालते हैं। तो हिंदू धर्म के ठीक उल्टा काम करते हैं। हिंदू धर्म में मतलब है, भगवान राम के समय में उन्होंने यज्ञ किया था, तो यज्ञ कोई भी, अगर पत्नी जीवित हो तो बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इतना मैं जानता हूँ, ऐसा मुझे मालूम है हिंदू धर्म के बारे में, जो मेरी समझ है। परंतु हमने देखा श्री राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया था, श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया था मोदी जी ने, तो वहाँ पर इन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, वहाँ पर इन्होंने, इनकी पत्नी उनके साथ में नहीं थी। जबकि माना जाता है कि कोई यज्ञ, यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी यज्ञ कर रहे थे, जब अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था, तो कम से कम प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने माता सीता की मूर्ति अपनी अर्धांगिनी के रूप में रखी थी, तब यज्ञ पूरा किया था उन्होंने। मतलब बिना अर्धांगिनी के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता हिंदू धर्म में। और ये मोदी जी हैं, अकेले यज्ञ करने पहुंच गए। किसी पुजारी ने, किसी संत महात्मा ने इसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाया। आप देखिए कैसा उल्टा समय आया है। जो लोग हिंदू धर्म का जितना अपमान कर रहे हैं, उन्हें ही माना जा रहा है कि ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मैं कैसे मान लूँ इस बात को? हम तो वास्तविक हिंदू धर्म तो वो है बड़ा श्रद्धा और आदर का जो जहाँ मिलना चाहिए। हम इसी ब्रिजभूषण के मसले पे आते हैं। आखिर जो बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है, ये भी तो हिंदुओं की ही बेटियां, लेकिन लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि हिंदू मोदी जी के राज में चौड़ा होकर चल रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। हाँ, इन कुछ पिछले 9 साल में हमने देखा कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने देखा कि देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, अशोक चक्र और अशोक स्तंभ के 3 सिंहों की मूर्तियां, वो जो हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे पहले। वहां से अब हम पहुंच गए हैं सिंगोल की तरफ। सिंगोल अब राष्ट्रीय प्रतीक होने, ऐसा लगता है कि सिंगोल राष्ट्रीय प्रतीक होने जा रहा है। और दूसरा देखा हमने, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम माना करते थे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और पंडित नेहरू। क्रांतिकारियों में थे शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस,
अशफाक उल्लाह खान, इस तरह के लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरह के लोग हुआ करते थे। अब जो है क्रांतिकारियों में एक नए तरह के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक नया नाम सामने आ रहा है, जिनको कि कह रहे हैं सावरकर जी। तो देश, आप नया नाम बता रहे हो, नया नाम है? अभी तक जो है मैं शहीदों में मैं जो मान के चलता था अभी तक कहा गया उन्हें वीर सावरकर, नहीं, आप कह रहे हैं नया नाम। वही तो, वीरता की क्या निशानी थी भाई? वीरता क्या, वीरता कौन सा वीरता का काम उन्होंने किया था? जन्मदिन पर संसद भवन का, ये वही देख के तो मैं बता रहा हूँ कि अब जो है, अभी तक हम याद करते थे महात्मा गांधी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह को, खुदीराम बोस को, शहीद उधम सिंह को। अब नाम लिया जा रहा है, इनके नाम को लगता है धीरे धीरे ये पीछे करते जा रहे हैं। नाम आ रहा है सामने सावरकर जी का, जो आप नहीं मानते, वीर नहीं मानते सावरकर? नहीं, देखिए सावरकर जी के बारे में दो बातें कही जाए। सावरकर के बारे में दो बातें हैं। उस समय देश में क्रांति का दौर था, सारी जनता उन लोगों का बड़ा सम्मान करती थी जो क्रांति में भाग ले रहे थे। सरकार की नजरों में उन्हें अपराधी समझा जाता था, देशद्रोही समझा जाता था, लेकिन जनता उनको सिर माथे बिठाती थी। तो सावरकर को भी लगा कि मुझे भी आंदोलन में भाग लेके, सावरकर को जी बोल रहे हैं, एक बार सावरकर हाँ, बोल रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सावरकर जी फिलहाल सावरकर जी मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए बात को। सावरकर जी को लगा मुझे भी देश की क्रांति में हिस्सा लेना चाहिए, और इस सम्मान जो देश की जनता चूंकि बड़ा सम्मान करती थी, तो उसमें हिस्सा लेके मुझे भी अपना नाम कमाना चाहिए, देश की जनता मेरा भी सम्मान करेगी। तो ये जो है उस जोश में, उस आवेश में आके इन्होंने भी क्रांति में हिस्सा लिया। इनको भी बाकी की तरह इनको भी काले पानी की सजा हुई। लगभग ऐसा कहते हैं कि 80,000 लोगों को उस जमाने में काले पानी की सजा हुई थी। लेकिन थोड़े समय के बाद ही जब वहां तो कष्ट हुए, उस कष्ट को बाकी लोगों ने भुगता, परंतु ये तो देखने के बाद इन्हें लग गया कि भाई मैं तो गलत फंस गया। उस सम्मान के चक्कर में, उस क्रांति के उसमें सम्मान लेने के लिए जनता का उस जोश में आके गलत फंस गया। इन्होंने उसके बाद माफी मांगनी शुरू की। उसके बाद सरकार ने इनको छोड़ दिया, और उसके बाद जीवन पर्यंत ये अंग्रेजों की दलाली करते रहे। इसीलिए मैं कहता हूं, उस क्रांतिकारी सावरकर को मैं कहूंगा सावरकर जी, और उस देशद्रोही सावरकर को मैं कहूंगा कि जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के खिलाफ काम किया, और हमेशा अंग्रेजों का पिट्ठू बन के रहा जो, और हमेशा देश की आज़ादी के खिलाफ जिसने काम किया। इसीलिए दो सावरकर हैं। एक सावरकर जी जिसने क्रांति में हिस्सा लिया, उसको सैल्यूट करते हैं, उसको सावरकर जी कहूंगा, आदर के पात्र हैं। दूसरा वो सावरकर जो देशद्रोही का जिसने काम किया। इसीलिए ऐसे आदमी को हम, व्यक्ति से हमने किसी आदमी का सम्मान व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। अगर उसने अच्छा काम किया है उसे सम्मान मिलेगा, अगर उसने गलत काम किया है उसे अपमान मिलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल जी। तो इस मौजूदा सरकार को कैसे देख रहे हैं? सावरकरवादी बिल्कुल या गांधीवादी है? दरअसल इस सरकार का, मैं फिर से एक बात दोबारा से मैं उस बात को कहता हूं, इस सरकार के समय में, ये जो आज मौजूदा सरकार है, आज़ादी के समय में इनमें से किसी भी आदमी ने देश की आज़ादी में आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ एक आदमी था सावरकर के रूप में जिसने कम से कम देश की क्रांति में हिस्सा लिया, उसको हम सम्मान करते हैं। उसका इन्होंने, कम से कम एक आदमी था जिसने कि देश की क्रांति में अपना अहम योगदान दिया। तो इसलिए अंधों में काना राजा कहते हैं ना, अंधों में काना सरदार, इनमें से बाकी किसी ने तो कुछ किया ही नहीं। कम से कम एक आदमी था जो थोड़े समय के लिए जेल गया, बाकी समय चाहे उसने देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया। तो चूंकि अंधों में इनके लिए एक वही आदमी रोल मॉडल है, इनका वही एक आदर्श है इनके पास, बाकी तो कोई और था नहीं, तो इनके लिहाज से वो ठीक है। परंतु हम जो है ओवरऑल अगर कंक्लूड करेंगे, पूरा निष्कर्ष अगर हम निकालेंगे, तो ये पाएंगे कि सावरकर के दो रोल हैं। एक में जिसने देश की आज़ादी के लिए इसने काम किया, दूसरा वो देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया, और देश के विभाजन में भी एक बहुत बड़ा योगदान था जिन्ना का और सावरकर का। तो देश का जो विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल सावरकर का था।